जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का जो द्वितीय पाली का पेपर है उसको लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, इस पेपर को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रथम पाली का सामान्य ज्ञान और हिंदी को देख लिया है। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान देखेंगे द्वितीय पाली का। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा पुलिस से ही संबंधित है, पुलिस भर्ती से संबंधित ही है। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, एक होता है लाल और दूसरा कौन सा होता है उसे बताना है। तो दूसरा रंग कौन सा होता है, वो होता है नीला। लाल और नीला दो रंग होते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में। देखिए दोस्तों आगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में लाल और नीला दो रंग होते हैं। उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 नवंबर 1952 को, डेट याद रखनी है, 23 नवंबर 1952 को ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी को ध्वज प्रदान किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस दिवस और 23 नवंबर 1952 को इन्हें ध्वज प्रदान किया गया था, ये भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। तो ये अमीर खुसरो की कविता है, अमीर खुसरो की कविता है। ये कौन सी भाषा में है, तो ये दोस्तों ब्रज भाषा में है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, ब्रज भाषा। याद रखिएगा, छाप तिलक सब छीनी अमीर खुसरो की है और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। देखिए, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था दोस्तों, अमीर खुसरो ने। देखिए, यहीं पर अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को से सम्मानित किया गया था। तो रामभद्राचार्य को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, किससे। ऑप्शन डी राइट आंसर है, पद्म भूषण। कौन थे, स्वामी रामभद्राचार्य को। देखिए, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 का पद्म विभूषण इलैया राजा तमिलनाडु, गुलाम मुस्तफ़ा खान महाराष्ट्र तथा परमेश्वर केरल को प्रदान किया गया था। वर्ष 2019 का पद्म भूषण पुरस्कार तीजन बाई अनिल कुमार, मणिभाई नायक, बलवंत मौरेश्वर पुरेंद्र तथा इस्माइल उमर विदेशी को प्रदान किया गया था। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर, राज्य कर को शामिल किया गया था। दोस्तों, जीएसटी में कौन से कर को शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा, चुंगी कर को जीएसटी में शामिल किया गया था। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे कहते हैं जीएसटी, के अंतर्गत निम्नलिखित कर शामिल हैं। देखिए, केंद्र संबंधी कर, केंद्र के संबंधित कर कौन कौन से शामिल हैं, तो वो है, देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, उत्पादन शुल्क, औषधि और शौचालय निर्माण, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, विशेष महत्व के सामान आदि, ये दोस्तों जीएसटी में शामिल है। राज्य संबंधी कर, राज्य संबंधी कर, राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, चुंगी और प्रवेश कर, सभी प्रकार के खरीद कर, लॉटरी और जुए पर कर और विज्ञापन पर आदि पर कर। अर्थात चुंगी कर राज्य सरकार को जीएसटी में शामिल किया गया था। चुंगी कर राज्य कर है और ये जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए मनाते हैं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, 1 अगस्त को। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, लियोन लैंप का आविष्कार
द्वारा किया गया था? तो लियोन लैंप। दोस्तों लियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो लियोन लैंप का आविष्कार जॉर्डोस क्लाउड ने किया था, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, लियोन लैंप के बारे में देख लेते हैं। नियोन लैंप का आविष्कार जॉर्डोस क्लाउड द्वारा किया गया था। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्टर का आविष्कार किया था। मार्टिन कपूर ने वर्ष 1970 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था तथा विलियम कुलेन को प्रथम कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली का आविष्कार माना जाता है। इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों वो क्या चीज़ है? तो याद रखिएगा वो है अवतार। ऑप्शन सी राइट आंसर है अवतार। अवतार एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? दोस्तों इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट, और ये बताना है दोस्तों किसके निकटतम स्थित है, कौन से देश के निकटतम। तो आपको याद रखना है ये मलेशिया के निकटतम स्थित है। कहाँ पर? मलेशिया में, मलेशिया के निकटतम। अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयरस किस देश की राजधानी है? तो आपको याद रखना है ब्यूनस आयरस ये अर्जेंटीना की राजधानी है। कहाँ की? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस। देखिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे और देश की राजधानी भी देख लेते हैं। दोस्तों आपको राजधानी भी याद कर लेनी है, एक राजधानी आपसे भी पूछी जाएगी। देखिए ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना की राजधानी है। बोलिविया दक्षिण अमेरिका में स्थित स्थल रुद्ध देश जिसकी राजधानी सुक्रे है, बोलिविया की। वेनेजुएला भी दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, इसकी राजधानी काराकस है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक विशाल देश है, इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया या ब्रासीलिया। एक किसकी राजधानी है? ब्राज़ील की। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। दोस्तों एक सींग वाले गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों ये पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम के अंदर स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों असम में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, इसको याद रखिएगा। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, सांभर, हिरण, जंगली सुअर पाए जाते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, इसमें बाघ, तेंदुआ, हाथी आदि पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? दोस्तों इम्फाल, तो आप सभी को याद रखना है इम्फाल मणिपुर देश की राजधानी है, सॉरी मणिपुर राज्य की, ये भारत का राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए इम्फाल मणिपुर राज्य की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। ये चारों राजधानी याद रखना। दोस्तों आपको पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की राजधानी और दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश है इनकी राजधानी याद कर लेनी है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते रहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? दोस्तों कौन सा शहर ये दोस्तों कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो आपको याद रखना है कर्क रेखा दोस्तों गांधीनगर ये गुजरात में है, तो गुजरात से होकर क्या होती है दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। रांची ये दोस्तों झारखंड में है, तो झारखंड से भी होकर क्या रांची गुजरती है, तो ये पास हो गया। अगरतला दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी है, तो दोस्तों यहीं से भी होकर गुजरती है। लेकिन भुवनेश्वर ये दोस्तों ओडिशा की राजधानी है, जो कि काफ़ी कर्क रेखा से दूर पड़ता है, नीचे पड़ता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है हमारा। 13वां प्रश्न क्या है? देखिए
हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में। देखिए कुछ दोस्तों और महोत्सव देख लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, सिक्किम में दोस्तों सागादावा महोत्सव, और बौद्ध धर्म दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में प्रमुख महोत्सव है। छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है। ये दोस्तों क्या हो गए? कुछ प्रमुख त्यौहार हो गए। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। दोस्तों कहाँ पर कर रही थी जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके निर्माण के बाद? तो याद रखिएगा दोस्तों ये इम्फाल खोएमा में ये दोस्तों कार्रवाई कर रही थी, यहाँ पर अपने युद्ध लड़ रही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ पर, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? दोस्तों महाराष्ट्र में मनाया जाता है पोला त्योहार। याद रहेगा पोला त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो ये वृषभ की पूजा की जाती है। किसकी? वृषभ की। वृषभ होता है दोस्तों बैल। देखिए पोला त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इस त्योहार में वृषभ बैल की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? दोस्तों महान्यायवादी जो होता है उसकी नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो याद रखिएगा वो देता है राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, जो कि अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान है तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 17, खालिस्तान की राइसेट कंपनी 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। दोस्तों कौन सी कंपनी थी? तो वो कंपनी थी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न है भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो दोस्तों ये भारत का संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था नारायण बिहारी के द्वारा। देखिए दोस्तों अगले ऑप्शन में देख लेते हैं, अगले ऑप्शन में क्या है? हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था? अपने हाथों से। तो ये दोस्तों लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ 19वां, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो दोस्तों ये कहाँ जा रहे थे? ये प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ पर जा रहे थे? प्रिटोरिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं, प्रश्न काफ़ी अच्छा है ये। देखिए 1893 ईस्वी में जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उन्हें पीटर्सबर्ग के निकट रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? दोस्तों असम का निकट कौन सा नृत्य कौन सा है? असम जो राज्य है उसका नृत्य, तो नृत्य उसका कौन सा है? वो है बिहू। कौन सा है? बिहू। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहू। देखिए बिहू नृत्य असम से संबंधित है, नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कथकली केरल का है, जो कथकली नृत्य है वो केरल का है, और गरबा नृत्य गुजरात का से संबंधित है। गरबा नृत्य गुजरात का है। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है दोस्तों, योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। तो दोस्तों वो कौन सा है? वो है दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपने बैंक खाते से 5,000 रुपये से अधिक निकाल सकता है जब उसके खाते में पैसे नहीं हो तब। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मौर्य राजवंश की स्थापना मगध वंश में हुई थी जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो वो वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है 23, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। दोस्तों भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है, देखिए राष्ट्रकुल का है, G20 का है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का भी है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ इसका सदस्य नहीं है, इसका सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आसियान बोलते हैं उसे। देखिए अगला प्रश्न है 24, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता है। 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप ये दोस्तों किसने जीता, तो ये जीता है भारत ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक में जो 2018 का सूचकांक है उसमें भारत का 100वां स्थान रहा है, 100वां स्थान रहा है। 26 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न है, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया है। तो ये दोस्तों किसे दिया गया है ब्लॉक नाम, सूडान को दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सूडान। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी। दोस्तों T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिन्होंने 51 गेंदों में 103 रन बनाए थे वो पहली भारतीय महिला कौन है, तो याद रखना है पहली भारतीय महिला है वो है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ने 51 गेंदों में 103 रन बनाए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है। दोस्तों कौन सा अंग है जो अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है, तो याद रखिए वो है तिल्ली। क्या है, तिल्ली, जिसे हम स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन या प्लीहा भी बोलते हैं। देखिए प्लीहा या तिल्ली स्प्लीन का एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। यह प्राणी लाल रक्त को कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। यह रक्त निस्पंदन के रूप में भी कार्य करता है जिससे रक्त में प्रविष्ट जीवाणु छनकर वहीं पृथक हो जाते हैं और श्वेत कणों जिसे हम बोलते हैं WBC के जीवाणु भक्षण द्वारा अंदर ही अंदर नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों साइंस का है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है। दोस्तों धातु है, मिश्र धातु है गुलाब सोना। जो गुलाब सोना है उसमें सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो याद रखिएगा तांबा मिलाया जाता है। कौन सी धातु मिलाई जाती है, तांबा। जब सोना और तांबा मिलता है तो उसे हम गुलाब सोना कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलाब सोना। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न अच्छा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी साइंस का है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्रदान करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। तो दोस्तों किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है, तो ये किया जाता है नायलॉन 6 के लिए, नायलॉन 6 के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। दोस्तों जो शक्ति है, शक्ति उसकी भौतिक मात्रा जो विमा होती है उसकी विमा क्या है। तो दोस्तों शक्ति की जो भौतिक मात्रा की विमा है वो होती है दोस्तों MLT। दोस्तों ये होती है MLT, M/1 और L2 और T-3। तो ये इसकी विमा होती है। ये दोस्तों बलागुण की भी विमा होती है। अगला प्रश्न है 32वां,
CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों जो CaSO4 और 2H2O है, ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये जिप्सम का है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम। अगला प्रश्न है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। गोरखपुर में स्थित है, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस का चिन्ह है, उसमें दोस्तों कौन से जानवर का चिन्ह है? तो वो है दोस्तों मछली का चिन्ह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मछली। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो वो है 80 सीटें लोकसभा की। दोस्तों अब आपको याद रखनी है विधान परिषद की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की 403 है और विधान परिषद की आपको बतानी है। विधान परिषद याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है। विधान परिषद, विधानसभा की 403, विधान परिषद की आपको बतानी है। राज्यसभा की भी आपको बता देनी है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। देखिए अगला प्रश्न है, माघ मेला के दिन शुरू हुआ था। दोस्तों माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, मकर संक्रांति। अगला प्रश्न है दोस्तों, संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो इनका पालन पोषण ये हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन सी राइट आंसर है, वाराणसी। संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू तथा नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। नीरू तथा नीमा। अगला प्रश्न है, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। दोस्तों किसके द्वारा रखी गई थी लखनऊ घराने की नींव? तो याद रखिएगा यह है बख्शू खान, उस्ताद बख्शू खान द्वारा रखी गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर भी राइट आंसर है, उस्ताद बख्शू खान के द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी। कौन थे? उस्ताद बख्शू खान। देखिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है जीएस के प्रश्न शुरू हो गए थे। दोस्तों आपको रीजनिंग के यहाँ पर सॉल्व प्रश्न दिए गए हैं। आप रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को आप इस पीडीएफ से हल कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, पहले से ही अपलोडेड है। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम आपको हिंदी के प्रश्न लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।